वेलकम बैक टू एसके मोनिकस एंड मेरे हिंदी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद का ये मेरा पहला वीडियो है। माई ऑल स्ट्रेसफुल एग्जाम्स आर ओवर, अब सिर्फ मैथ एंड आईटी बचा है। सो आई एम रादर फ्री टू डू वॉट एवर आई वांट नाउ टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो उसके मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस इक्वेशन कि someone asked you to explain this what exactly is this equation। तो ये जो हमारा फोर्स है जो कि रिलेट होता है टू द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली स्पीकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयर वाज कंफ्यूजन इन दिस, ये इस वीडियो में हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि दो क्लासेस ऑफ फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों होता है? वेल लेट्स कंसिडर अ फील्ड, अ फोर्स फील्ड, एंड इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड उस फोर्स फील्ड में वो फोर्स फील्ड उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जब वो ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो फील्ड उस पर कितना वर्क करती है? वेल दिस अमाउंट, राइट। अगर उसने एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ds ट्रैवल किया तो वो फील्ड उस पर कितना वर्क, कितना वर्क उस पर एक्ट होगा, इतना फोर्स, मान लो वी आर कंसिडरिंग द फोर्स टू बी F, तो इतना वर्क, इतना अमाउंट ऑफ वर्क उस ऑब्जेक्ट पे होगा। तो जब ये एक फाइनाइट अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट करती है तो ऑन एवरी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इतना वर्क होता है। सो वी आर समिंग इट ऑल अप एंड दिस द टोटल वर्क डन अगर ये किसी पॉइंट 1 से किसी पॉइंट 2 तक ये ऑब्जेक्ट जाता है। सो यहाँ पे अगेन आई क्लैरिफाई, दिस इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फील्ड। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑफ द टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस दैट दिस फील्ड में एक्सर्ट। किसी पर्टिकुलर फील्ड की जो फोर्स होती है वो या तो कंजर्वेटिव होती है या फिर नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो ये जो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव है एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन है क्या? अगर ये वर्क इंडिपेंडेंट होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं कि किस पाथ से हो रहा है, इफ दिस वर्क इज इंडिपेंडेंट, तब ये जो फोर्स फील्ड है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है एंड इस फोर्स को एक कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर ये डिपेंड करता है कि किस पाथ से आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हो, तब ये जो हमारा फोर्स होगा ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सो इफ वी कंसिडर एग्जांपल्स, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल में इट डजेंट मैटर कि आप किसी 1 पॉइंट से किसी सेकंड पॉइंट तक किस पाथ से जा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कहाँ पे इनिशियली थे, कहाँ पे फाइनली थे, उस पे द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल कि अगर मैं इस चीज़ को मान लो ऊपर फेंकता हूँ एंड फिर ये नीचे आता है। जब ये नीचे आया फॉर फ्यू मोमेंट्स, लेट्स इग्नोर एयर फ्रिक्शन, तब यहाँ पे इस पे टोटल वर्क ग्रेविटी ने कितना किया? जिस स्पीड से मैंने ऊपर फेंका उस स्पीड से नीचे भी आ गया। एंड सिंस ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, तो जो वर्क होगा वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। सो दिस टोटल वर्क इज बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि ड्यूरिंग दिस एंटायर ड्यूरेशन तो जीरो हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जिस स्पीड से मैंने फेंका उसी स्पीड से नीचे आया। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जिस पॉइंट से मैंने फेंका उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड इट डजेंट मैटर कि ये अगर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो बेसिकली कौन से पाथ से उसी वर्टिकल पॉइंट पे आएगा, इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इसे किसी एंगल टू द हॉरिजॉन्टल पे भी फेंक सकता हूँ और मुझे पता है कि उस केस में भी क्या होगा, सिंस ये उसी काइनेटिक एनर्जी से नीचे आ रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जीरो होगा। सो इट डजेंट मैटर व्हाट पाथ द ऑब्जेक्ट टेक्स एज लॉन्ग एज ये उसी पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे वर्टिकल पॉइंट, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वर्टिकल है। एज लॉन्ग एज उसी वर्टिकल पॉइंट पे वापस आएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है,
ऑलराइट, एंड दिस इज वन वेरी स्पेशल केस जहाँ पे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने एक ऐसा भी केस इमेजिन किया कि मैंने इसे ऊपर फेंका एंड फिर यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो मैंने वो फाइनल पॉइंट नहीं कंसिडर किया, मैंने बीच का कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, सो उस केस में भी एग्जैक्टली हाउ इट गोज देयर इट डजंट मैटर फॉर ग्रेविटी। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा एनालिटिकली देख लेते हैं। आपको पता है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड इसका एक मास कैपिटल M है, एंड फिर यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है एंड इसका मास स्मॉल m है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक रखना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ऑलराइट। अब इसी चीज़ को वी कैन से इन फुल रिगर, अगर मुझे इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है मैं कई पास ट्राई कर सकता हूँ। एक तो पहले इधर गया फिर ऊपर चला गया, ऑलराइट। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट लेट मी ट्राई वन बेटर, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे पहले गया फिर ओवर अ सर्कुलर आर्क जहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है दिस इज दिस पॉइंट M राइट हियर। फिर मैं यहाँ पे इस एक स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता हूँ या फिर यहाँ पे किसी ऐसे कर्व में भी जा सकता हूँ। सो देयर आर वेरियस पॉसिबल पाथ्स जो कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऑलराइट। व्हाट आर द वर्क डन अलोंग ऑल दिस पाथ बाय मी। अब बाय मी क्यों? क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्लो एंड स्टडी ले जाता हूँ, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो क्लियरली आपको पता है कि जो मेरा वर्क होगा वो ग्रेविटी के वर्क के नेगेटिव होगा। हम लोग अर्थ वगैरह सब इग्नोर करें, दी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन दीज टू बॉडीज अट्रैक्टिव है, हमें ये पता है। सो द वर्क डन बाय मी शुड बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। सो अगर मेरा वर्क जिस पाथ पे डिपेंड करता है, जिस तरीके से डिपेंड करता है, ग्रेविटी का भी वर्क वैसे ही डिपेंड करता है एक्सेप्ट फॉर अ नेगेटिव साइन था। लेट्स सी हाउ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले यहाँ ले जाता हूँ फिर ऐसे ओवर अ कर्व इस पॉइंट तक ले जाता हूँ, वर्क कैसे होगा? पहले मैं इसे अगेंस्ट ग्रेविटी ले गया, इस डिस्टेंस के ओवर मान लो मैं इसे कोई पॉइंट P कह देता हूँ। द वर्क शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा लिया क्योंकि मैं अपना वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड दिस टाइम्स में क्या हो गया, दिस टाइम्स में अगर मैं इसे R कंसिडर कर लूँ, सो dr ये हो गया पॉइंट 1 से पॉइंट P तक, ऑलराइट। अब देखो मैं इसे ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली ले जा रहा हूँ एंड ग्रेविटी भी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 टू P f ऑफ x, या फिर f ऑफ g सिंपली लिख सकते हैं dx, ऑलराइट। सो दैट्स द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अब ऊपर ले जाता हूँ तो क्लियरली जब मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही? ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही। तो जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली हमें पता है हमें कोई वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? या फिर कोई वर्क होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा, ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर होगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो क्लियरली ग्रेविटी की वजह से वर्क क्या हुआ? ज़ीरो हो गया। फिर ऑब्जेक्ट कर्व कर गया उसकी वजह से, लेकिन जब कर्व किया तो अब ग्रेविटी कहाँ हो गई? इधर हो गई। और अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट किधर लगाएंगे? इधर लगाएंगे। तो फिर से क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ। इसलिए मैंने एक ऐसा कर्व इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिया। तो फिर से कर्व कर गया, फिर परपेंडिकुलर, फिर वर्क ज़ीरो। सो ओवर दिस एंटायर कर्व द वर्क डन शुड बी व्हाट? शुड बी ज़ीरो। मतलब अगर इसे मैं यहाँ से पहले यहाँ पे ले जाता हूँ फिर यहाँ पे ले जाता हूँ तो मुझे जितना वर्क मुझे करना है वेल ओवर दिस ओनली करना होगा। यहाँ से ले जाने में मुझे बस एक इनिशियल एक हल्की से इसे किक देनी होगी टू मेक इट गो इन दैट डायरेक्शन, फिर इसे स्मूथली यहाँ तक ले जा सकता हूँ, उसमें कोई वर्क नेसेसरी नहीं होगा। So the total work to go from 1 to P to 2 is equal to only the work that we need to go from 1 to P. Alright. अब देखो मैं इस पाथ को कंसिडर करता हूँ, 1 से सीधे 2 ओवर स्ट्रेट लाइन गया।
सो हाउ एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू डू दैट? वेल, पहले मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ दूंगा. ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है. लेट्स प्लॉट दिस. ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर हुआ. अब देखो, अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूँ, बेसिकली क्या करूँगा, इसे इधर ही प्रोजेक्ट कर देता हूँ. वेल, एंड देन वी ऑलवेज हैव अ नेगेटिव साइन कि मैं नेगेटिव साइन अटैच कर दूँ एंड यू नो हाउ द डॉट प्रोडक्ट गोज. तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा. इनफैक्ट ऐसा होगा. अब देखो, ये जो हमारा ds वेक्टर है, मैं ds वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? प्रोवाइडेड दैट दिस ds इज़ वेरी स्मॉल, मैं इस ds को एक dx प्लस dy भी लिख सकता हूँ. राइट, अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करूँ, सो अ ds वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज बेसिकली अ dx इन दिस डायरेक्शन, अ dy इन दिस डायरेक्शन. अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इट इज़, सिंस हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अ dy इन दिस डायरेक्शन इज बेसिकली द सेम एज दिस कर्व जो कि हम लोग ये परपेंडिकुलर कर्व देख रहे थे. ऑलराइट, एंड उसके अलोंग अगेन क्या होगा, सिंस ग्रेविटी इधर एक्ट कर रही है एंड dy, ग्रेविटी इधर एक्ट कर रही है एंड dy इज बेसिकली हियर, तब जो dy के अलोंग मुझे ऊपर जाने के लिए जो वर्क चाहिए वो क्या हो गया, वो फिर से ज़ीरो हो गया. ग्रेविटी इधर है, मैं जब ऊपर जा रहा हूँ तो उसके लिए वर्क कितना होगा, ओवर दिस डिफरेंशियल एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा. जो मुझे वर्क करना होगा वो ओवर गोइंग थ्रू दिस ds, इसका जो dx वाला एलिमेंट है सिर्फ आगे जाने के लिए करना होगा. तो जब मैं बेसिकली ds ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका जो dx एलिमेंट है आगे जाने के लिए सिर्फ उसमें वर्क है, ऊपर जाने के लिए कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. एंड ऐसा ही हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए भी इन दिस एनालिसिस ट्रू होगा. मतलब जब मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाता हूँ तो आपको क्लियरली पता है कि मुझे सिर्फ उतना ही वर्क करना पड़ रहा है जितना पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ उतना. तो if I go straight from point 1 to point 2, this is going to be the same work, क्योंकि it is the same work जितना अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ only over this horizontal distance, क्योंकि over the vertical distance आने के लिए कोई वर्क नहीं है. So only in traversing the horizontal distance, मतलब this should be the same कि अगर मैं सिर्फ यहाँ से point P तक चला जाऊँ, क्योंकि it is only the horizontal distance हम लोगों ने travel किया, that matters. And well, हम लोगों ने पिछले केस में क्या किया था, 1 से P तक गए एंड P से 2 तक गए एंड वी सेड दिस इज द सेम एज गोइंग ओनली टिल 1 to P. सो दिस शुड बी द सेम वर्क एज द प्रीवियस वन. एंड ऐसे हम लोग करके ये सारे पाथ्स ट्राई कर सकते हैं एंड वी कैन सी दैट ओवर ऑल दीज पाथ्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गए, नॉट विच पाथ यू आर ट्राइंग आउट. ऑलराइट, इट डजेंट मैटर कि ग्रेविटी के केस में आप कौन सा पाथ कंसिडर कर रहे हो टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ऑल दैट मैटर्स इज कि कौन से आपके एंड पॉइंट्स हैं. तो फॉर दैट मैटर ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटी कंजर्वेटिव होती है. ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू बी स्पेसिफिक, मैग्नेटिक फोर्स इज वेल नॉन कंजर्वेटिव. तो सिंस हमें पता है कि अब ये जो हम एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस नाउ. नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट, जैसे फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि डिपेंड करता है अगर आपके ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वाइल स्लाइडिंग थ्रू फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ने इसकी ज़्यादा एनर्जी निकाल ले इस ऑब्जेक्ट से, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का इस पर ज़्यादा वर्क हो गया. सो इन द केस ऑफ फ्रिक्शन इट मैटर्स कि आप कौन सा पाथ ट्रैवल कर रही हो. सो इन द केस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस ये वर्क सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इनिशियली थे और आप कहाँ पे लैंड किए, इससे मैं एज अ डिफरेंस इन द फंक्शन, इन सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इज कि आप इनिशियली कहाँ पे थे एंड फाइनली कहाँ पे थे. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नंबर अटैच कर सकता हूँ इस इनिशियल पॉइंट से और एक नंबर अटैच कर सकता हूँ इस फाइनल पॉइंट से, और मैं कह सकता हूँ कि वेल द डिफरेंस इन दीज टू. एंड नाउ अब मैं जिस वर्क की बात कर रहा हूँ, दिस इज द वर्क बाय द फोर्स, नॉट वर्क बाय मी, एंड सो दिस वर्क कुड बी अ डिफरेंस ऑफ दीज टू. ऑलराइट,
एंड सो मैंने कहा इट इज़ u1 माइनस u2। इसे u1 माइनस u2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसे u1 माइनस u2 लिखता हूँ, आई कैन बेसिकली सी सिंस इन नंबर्स को मैंने स्पेस में इस स्पेस में पॉइंट्स से अटैच कर दिया एंड मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है जिस फील्ड के थ्रू या फिर कोई भी सॉर्ट का कंजर्वेटिव फील्ड है जिस फील्ड के थ्रू ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस फील्ड से एनर्जी एसोसिएटेड है एंड इस एनर्जी की डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ हमें पता है बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम दैट द वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो हमें पता ही था। तो अगर मैंने क्या किया, इफ आई एम सेइंग इन द केस ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड में हर स्पेस के हर पॉइंट से जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अटैच कर सकता हूँ एंड मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने से उसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती। आई कैन बेसिकली इन्वोक दिस प्रिंसिपल कि वहाँ पे इनहेरेंट एनर्जी उस फील्ड में थी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एनर्जी थी एंड यही एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी बन रही। सो आई एम बेसिकली सेइंग कि ये जो नंबर अटैच होगा ये एक फॉर्म की एनर्जी होगी एंड सो दैट यू हैव इट। आई एम कंसिडरिंग द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज। u1 माइनस u2 क्यों लिखे? वेल अगर आपने इसे इस तरीके से लिखा तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि k2 माइनस k1, अब आप u1 माइनस u2 लिखोगे तो यू कैन क्लियरली सी आपका एक अच्छा सा लॉ बन के निकल के आता है दैट k1 प्लस u1 इक्वल्स k2 प्लस u2। तो अगर इंस्टेड ऑफ u2 माइनस u1 एंड और इंस्टेड ऑफ दैट सम मैंने इस एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिखा इन दिस फॉर्म, तो आई कैन बेसिकली गेट दिस लॉ राइट हियर कि जो आपकी टोटल इनिशियल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दिस शुड ऑल्सो इक्वल द टोटल फाइनल एनर्जी। सो इन दिस नोटेशन वी कैन गेट अ नाइस नीट लॉ राइट हियर। सो फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस हम इसे u1 माइनस u2 लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम डिफाइन करते हैं इस चीज़ को ऑफ द सिस्टम। ऑलराइट, सो इन दैट केस जब हमें ये दिख जाता है कि फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 f डॉट ds, अब मैं देखो अब मैं एक एक्सिस के अलॉन्ग इसे लिख लेता हूँ अलॉन्ग वन एक्सिस ओनली अलॉन्ग द x एक्सिस। मान लो हम लोग सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें एंड द फोर्स इज ओनली अलॉन्ग द x एक्सिस, तो हमारा कुछ ऐसा अब इक्वेशन दिखता है। नाउ इफ आई टेक आउट द इंटीग्रल एंड इसे एक डिफरेंशियल सिंपली बना देता हूँ तो मुझे मिलता है f(x) dx इक्वल्स माइनस du। ऑल आई हैव डन इज टर्न इट इनटू अ डिफरेंशियल इंस्टेड ऑफ एन इंटीग्रल। इंटीग्रल दोनों साइड से हटा दिया, क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ एंड फिर मैंने इंटीग्रल्स हटा दिए। f(x) dx इक्वल्स माइनस du, तो f(x) क्या हो गया? माइनस du ओवर dx। सो वी गेट दिस इक्वेशन राइट हियर कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, वेल अगर मैं उसको कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ और उसका नेगेटिव ले लेता हूँ, सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग दैट कोऑर्डिनेट बाय द फील्ड इटसेल्फ एंड यू गेट दैट लॉ। अब एक चीज़ और करो कि इसे फिर से हम 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करना चाहें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिंस ये पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि आप स्पेस में किस पॉइंट पे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट, सो इट विल डिपेंड ऑन द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। एक का तो फंक्शन होगा नहीं, ये मैंने एक स्पेशल केस लिया, इट इज ओनली अलोंग x एक्सिस। तो अगर आपको फाइंड करना हो कि कितना फोर्स एक्ट करेगा अगर आप अलोंग x एक्सिस मूव करना चाहें, सो उस एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स एक्ट करेगा, सो इट बेसिकली इज कि x एक्सिस के अलोंग मूव करने पे कितनी तेजी से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। जितनी तेजी से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना फोर्स आपका एक्ट करेगा, एग्जैक्टली स्पीकिंग उसका नेगेटिव अमाउंट। बट when you are moving along the x axis you have to make sure कि आप y और z axis के along नहीं चल रहे, क्योंकि तब उसमें y और z component of forces भी ऐड कर देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग एक स्पेशल साइन देते हैं, we will say that the f(x) is minus partial du over dx। इसका मतलब क्या है, जब ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है x, y एंड z एंड हमें चाहिए कि we want the force
टू डिपेंड ऑन ओनली कि जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करोगे तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. सो क्लियरली वी हैव टू मेक श्योर कि व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव आपका y और z कांस्टेंट होना चाहिए एंड यू आर ओनली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द x कोऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y और z बाकी सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिए एंड आप सिर्फ x को चेंज करके इसे डिफरेंशिएट करोगे. सिमिलरली fy is minus partial d over dy, fz is minus partial d over dz. तो अगर अब मुझे अपना टोटल फोर्स वेक्टर चाहिए सो इट इज़ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. ऑलराइट, इस चीज़ को एज अ होल हम लोग इस नोटेशन में लिखते हैं सिंस माइनस साइन भी है एंड इसका और कुछ मतलब नहीं है. इट सिंपली मीन्स माइनस आई कैप पार्शियल डी यू ओवर डी एक्स प्लस जे कैप पार्शियल डी यू ओवर डी वाई प्लस के कैप पार्शियल डी यू ओवर डी जेड. इस चीज़ को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं. दैट इज़ ऑल इट मीन्स. ये ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है या इट इज़ अ वेक्टर ऑपरेटर जो कि इस पे एक्ट करता है. कैसे एक्ट करता है? इट सिंपली मीन्स कि आपने इसके ऐसे डेरिवेटिव ले लिया. एग्जैक्टली हाउ दिस ग्रेडियंट वर्क्स, व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेडियंट इज. ग्रेडियंट की तरह और भी फंक्शंस होते हैं. एक होता है आपका कर्ल, एक होता है डाइवर्जेंट जो कि आप फॉर द वेक्टर कैलकुलस में पढ़ोगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस ग्रेडियंट मीन्स दिस थिंग राइट हियर कि कैसे आपने x में मूव किया उसका एक फोर्स कंपोनेंट बन जाता है, y में एक फोर्स कंपोनेंट बन जाता है, z में एक फोर्स कंपोनेंट बन जाते हैं. हम लोगों ने तीनों को मिला के एक ऐसा लिख दिया. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन कर दिया, वो फील्ड कितनी तेजी से मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, कितनी तेजी से चेंज करती है जैसे किसी डायरेक्शन में चलते हो, दैट इज द फोर्स जो कि आप दैट इज द फोर्स कंपोनेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दैट फील्ड. तीनों को कंबाइन करो तो जिस डायरेक्शन में, व्हाट दिस बेसिकली मीन्स कि जिस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे सबसे तेज़ी से आपकी ये जो फील्ड होगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे तेज़ी से इसकी वैल्यू गिरेगी, नॉट इंक्रीज करेगी क्योंकि माइनस साइन भी है. सबसे तेज़ी से इसकी वैल्यू गिरेगी. वही बेसिकली दैट इज़ बेसिकली हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दैट कंजर्वेटिव फील्ड जब किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को उस बेसिकली पॉइंट पे रखा जाए. और ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ऑब्वियसली सिर्फ फील्ड की नहीं होती है, ये फील्ड प्लस ऑब्जेक्ट जो कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी होती है. सो दैट इज ऑल देयर इज टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इक्वेशन. It basically tells that how fast the value of potential energy falls at a given point is the value of force or experienced on the mass or charge या फिर जो भी property है जिसकी वजह से ये field act करी उस object पे at that particular point in that conservative field. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.